नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने 4 चैप्टर ओवर कर लिए। अभी हम 5th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है स्वराज्य की नींव। नींव यानी कि जब हम घर नया बना रहे हैं तो भूमि पूजन के टाइम जो नींव रखते हैं, नींव वैसे कि गुजराती में આપણે જેને ईंट कहिए यानी हिंदी में नींव कहेवाय। थोड़ा हम लेखक के बारे में पढ़ लेंगे। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर के ज़िले में मिंद्रापुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए थे और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने मतलब इन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात, स्वप्नमयी, ये उपन्यास है इनका। संघर्ष के बाद ये कहानी संग्रह है। नव प्रभात, फिर डॉक्टर, ये दोनों नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र है। आवारा मसीहा तो शरद चंद्र की जीवनी है। ये सब इनके रचनाएं हैं। अभी हम थोड़ा लेसन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसे 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे हमारे देश को स्वराज्य दिलाने में सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियों की भी उतनी ही भूमिका है। ये लेसन स्टेज पर किया गया था, मतलब एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो हमें भी यहाँ पर उसी तरह दिया गया है। इसके पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। रंगमंच यानी कि स्टेज पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है, यानी कि युद्ध के समय जो सीन होता है कि सब तंबू में रहते हैं, तो वो सीन यहाँ पे दिया गया है। पर्दा उठाने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई आकर बोलती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसके पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज यानी कि ज़मीन और आसमान। हम जब सनसेट पॉइंट पे या तो कहीं पे भी जाते हैं तो हमें ऐसा ज़मीन और आसमान एक साथ दिखते हैं, जैसे कि दोनों टच किए हुए, तो उसको क्षितिज बोलते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। उस समय युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि ये ग्वालियर, कालपी, ये सब जैसे ऐसे लग रहा है कि हाथ से सब कुछ निकल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि मंजिल पास आती है, मतलब जीत अभी हो ही जाएगी, लेकिन फिर हार हो जाती है ऐसे। फिर उनको लगता है कि स्वराज्य को आते देखती हूँ, लेकिन
दूसरे क्षण में हिमालय अट जाता है, मतलब बहुत बड़ी हिमालय जैसी मुश्किलें आ जाती है। महासागर जैसी डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। मतलब ये भी महासागर को भी मुश्किल का रूप इधर बताते, उपमा दिए, मुश्किल को महासागर की उपमा दिए। और वो कहते हैं कि जब ये महासागर की लहरें उठती है तब उन्हें लगता है कि इनके जो नाविक है, यहाँ पर नाविक को उनके जो ये साथी है ना, उनको नाविक की उपमा दी है। तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे जैसे कोई युद्ध हो रहा है, और जब ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी जीत होने ही वाली है, उस समय कोई ना कोई मुश्किल आती है। तो उस मुश्किल के समय जो उनके साथी हैं ना, वो अपने ही आप में मग्न होते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि झांसी को बचाने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो वो कहते हैं कि नाविक जैसे सो गए हैं। तो फिर ऐसे आवेश में वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मेरे साथी भले ही मुझे सपोर्ट न करे, लेकिन मैं झांसी हाथ से जाने नहीं दूंगी। जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर निराशा कैसी। जूही उनको सपोर्ट करते हुए बोलती है, उनकी साथी है, कि कौन कहता है आप अकेली है, आप गीता पढ़ती है, और गीता में हमेशा कहा गया है कि कर्म करो और उसके फल की चिंता मत करो। ऐसे फिर क्यों ऐसे निराशा। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर आऊँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़ जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वो मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लक्ष्मीबाई क्या कहती कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं झांसी लेकर ही रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि गंगादास बापू ने उनसे क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच के भेदभाव है, ये सब है विलास प्रियता, मतलब हम अपनी सुख सुविधा में ही लगे रहेंगे, तो उसको विलास प्रियता बोलते हैं। तो तब तक हमें स्वराज नहीं मिलता। स्वराज कैसे मिलेगा, तो केवल सेवा, तपस्या और हमारे बलिदान से। जूही बोलती है, लेकिन महारानी उन्होंने ये भी तो कहा था स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं कि महारानी गंगादास बापू ने ये भी कहा था, क्या कहा था कि स्वराज्य की स्थापना के लिए जो भूमि तैयार करना है, मतलब जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव रखते हैं, उसी तरह अगर स्वराज्य चाहिए तो उसके लिए भूमि तैयार करना है, स्वराज्य की नींव की पत्थर बनना है, वो ज़रूरी है। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, यह हमारा अधिकार है, वह हमारा अधिकार है। कि सफलता असफलता ये तो सब होता है, लेकिन हमें नींव का पत्थर बनना है, ये तो हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर बोलती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियाँ बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझसे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। लक्ष्मीबाई जूही के जवाब से खुश हो जाती है कि नहीं, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम लोग मेरे साथी हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता उनको दुख किस बात का है कि रानी के पास शक्ति है फिर भी वो दुर्बल है, यानी कि उनके पास शक्तिशाली सेनापति है, उनके साथ दूसरे साथीदार है, फिर भी उनके होते हुए भी लक्ष्मीबाई अपने आप को दुर्बल मान रही है। वो क्यों मान रही है, वो आगे हमें पढ़ना है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा सकते। क्यों, जानती हो? सेनापति है जिसका नाम था तात्या, उनके होते हुए भी सेना में कोई भी अनुशासन नहीं है। मतलब सेना में जितने लोग हैं वो उनको जैसे ठीक लगता था वैसे ही करते थे, किसी से डरते नहीं थे, मतलब किसी के अंकुश में नहीं थे। जूही बोलते जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। विलासिता यानी कि अपने भोग विलास में, सुख सुविधाओं में। पहले के ज़माने में क्या होता था
कि राजा महाराजा जब युद्ध करके वापस आते थे न, फिर वो अपने नर्तकियों को बुलाते थे, वो नाचती थी और ये मदिरा पान करके खुश होते, उसको विलासिता बोलते थे उस जमाने में। तो इनके जो रानी के साथी थे ना, वो भी अभी विलासिता में डूबे थे। मुंदर बोलती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। ये तीन महारानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थे उनके साथीदार थे, लेकिन ये तीन जब रानी को ज़रूरत थी तब वो तीन विलासिता में डूबे थे। जूही अचानक सहसा यानी अचानक आते, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। जूही आती है और सेनापति जो तात्या थे उनका अपोज के नहीं वो उनका नाम इसमें मत लो। लेकिन मुंदर तब मुस्कुरा कर बोलती है कि ओ तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। वो तात्या का पक्ष लेकर वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो सही है उसको छिपाना नहीं चाहिए। सरदार तात्या है, वो राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, मतलब जैसे राव साहब बोलेंगे वैसे ही तात्या करेंगे। मुंदर बोलती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? मतलब मुंदर मजाक करती है कि तुम सरदार तात्या को पसंद करती हो। कौन? जूही बोलती, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। फिर जूही बोलती है कि सही बताती हूँ, मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे पहले रानी मेरी स्वामी है और मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए तो मैं उनको भी ठुकरा सकती हूँ। स्टूडेंट, लेसन का एक पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।